नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 12 अप्रैल सोमवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आज की खबरों की ओर चले उसके पहले देखते हैं आज की कोरोना अपील। मैं विश्वविद्यालय परिवार के भी सभी लोगों से और उज्जैन संभाग के सभी जो हमारे अपने जनमानस हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इस संक्रमण को रोकने में और ख़ास तौर से उज्जैन कोरोना मुक्त बनाने में सब लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल और पर्सनल जो हाइजीन है उसका बहुत ही पालन करें और ख़ास तौर से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मदद करें, उन्हें अनुशासित रह करके, स्वयं अनुशासन में रह करके वो जो है इसको बचने के लिए मदद करें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। 19 अप्रैल तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के पहले ही दिन फेल होने पर सख्ते में आए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सोमवार शाम को बैठक आयोजित की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से सोमवार सुबह 6 बजे तक दोपहर के बजाय केवल सुबह 6 से 10 बजे आवश्यक वस्तुएं जैसे किराना, दूध, डेयरी आदि दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके बाद पूरा बाजार बंद रहेगा। 10 बजे के बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सुबह 11 से शाम 5 बजे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोले जाने के निर्णय के चलते सोमवार को इसकी आड़ में अन्य बाजार भी खुल गया। लॉकडाउन जैसा बाजार में कोई माहौल नहीं रहा, जिसके चलते आनन फानन में शासन ने ये निर्णय लिया है कि ये जो हमारा अपना लास्ट से जो लॉकडाउन का जो निर्णय था, उस निर्णय में कई सारी चीज़ों की कमी ध्यान में आई। तो इस तरह से अभी लॉकडाउन अगर करना तो हमको सख्ती के साथ कोरोना की चेन भी तोड़ना पड़ेगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया है कल से सवेरे 6 से 10 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी भी सब्जी मार्केट में नहीं होते हुए ये जो ठेले वगैरह की सब्जी उससे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद 10 बजे बाद टोटल ये जनता कर्फ्यू जैसा जो कोरोना कर्फ्यू की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की, उस तरह से लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। इससे खास करके जो ये कठिनाई हमको आ रही है कि पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर रही है और आज करीब उज्जैन दिन भर हमारा एक तरह से चालू जैसा रहा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हम जब ये निर्णय करेंगे, इसके आधार पर कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है वो रोकने में मदद मिलेगी। हर रोज नियम चेंज करना, पब्लिक परेशान हो रही है क्योंकि कभी 11 से 5 तक छूट दी, आज आपने समय चेंज कर दिया, तो पब्लिक में एक भय का माहौल बन रहा है। इसको लेकर आखिर गाइडलाइन आखिर होना क्या चाहिए? दोनों बातें हैं इसमें, एक तो अनुभव से भी सीखता है और दूसरा जो हमने लॉकडाउन बढ़ाया तो ये लॉकडाउन पहले सोमवार सुबह तक का ही था। क्योंकि सोमवार सुबह से हमने अगले सोमवार तक कर दिया तो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रशासन ने भी इस बात के लिए समझ के लिए लोगों को पर्याप्त मौका दे दिया कि वो अपनी सामग्री 5-7 दिन के लिए रख ले। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके आड़ में जो बाकी दुकानें खुल गई, एक तरह से जो निर्णय किया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस सारी बातों के आधार पर निर्णय किया कि जो दुकानें हैं मूल रूप से जीवन उपयोगी सामग्री की, किराना, फल, सब्जी, दूध, ये 10 बजे तक चालू हो जाए, उसके बाद बंद कर। शादी ब्याह वाला जो विषय आया था उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठने की बात हुई है, समीक्षा कर उसकी समीक्षा हो रही है। उसका कारण है जो विषय आया था कि किसी ने जैसे गेटर को पैसे एडवांस दे दिए या गार्डन को, होटल को, तो उसका कैसे क्या सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसके लिए विचार विमर्श चल रहा है और उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठेंगे और उसके लिए अच्छा निर्णय करेंगे। पूरे शहर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रही है रेमडी से, उसको लेकर भी आपकी बैठक? ऑक्सीजन को लेके हमारी गहन चिंता का विषय था, उसके ऊपर हमने चर्चा करी है और ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो सकती है। नरहरि साहब को प्रभारी बनाया गया है यहाँ पे, तो उनसे भी चर्चा हुई है। बैठक में से ही चर्चा करी है तीनों जनप्रतिनिधि ने और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और हमने उनको ये भी बोला है कि हमारा जो इंजेक्शन वाला मामला है अब इंदौर को स्टॉक न करते हुए हमारे उज्जैन को ही सीधे दें, क्यों हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन मोहन जी और मैंने बोला कि 1400 बेड हमारे सिविल अस्पताल में है, तो हमको यहाँ पे उपलब्ध कराना, न कि मेडिकल कॉलेज में, ताकि हम हमारे जो भी पेशेंट है उनको सही समय पे इंजेक्शन उपलब्ध करा दे। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि 1 दिन के अंदर वो व्यवस्था सही कर दें।
कोरोना से शहर के एक और नामी व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। वरिष्ठ अभिभाषक राजेंद्र उपाध्याय की कोरोना के चलते मौत हो गई है, जिसके चलते मंडल अभिभाषक संघ में शौक का माहौल है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कहीं लापरवाही तो कहीं प्रबंधन की कमी की वजह से कोरोना संक्रमित जान गंवा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर शहर के 2 प्रोफेसर, 2 पुजारी, एक अभिभाषक, एक पुलिसकर्मी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और मशहूर फोटोग्राफर की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर ने खाकी पर फिर से संक्रमण का संकट खड़ा कर दिया। लगातार फील्ड में ड्यूटी के दौरान कई लोगों के संपर्क में आने के चलते अधिकारियों और जवानों समेत 12 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए। इनमें एसपी सीआईडी, डीएसपी हेडक्वार्टर, 5 सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस जवान शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों के परिवार भी संक्रमित हो गए हैं। 3 की हालत में सुधार बताया जा रहा है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मियों के परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भैरवगढ़ थाना परिसर में 50 बेड का होम आइसोलेशन वार्ड तैयार करवा दिया है। इसके अलावा पीटीएस में भी व्यवस्था की गई है। इधर महाकाल थाने के 2 पुलिस अधिकारी की पत्नी संक्रमित हो गई हैं। एसटीएफ निरीक्षक भी संक्रमित हैं, जिन्हें माधव क्लब रोड स्थित निजी अस्पताल में बड़ी मशक्कत के बाद एक बेड मिला। यहाँ उनका इलाज जारी है। इधर फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को काढ़ा और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं देना शुरू कर दी गई है। उन्हें यह समझाइश भी दी जा रही है कि बेहद सावधानी बरतें। पुलिसकर्मियों को इस समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। शनिवार रात को नीलगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक की मां को भी माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके लंग्स में 60 से 70% इन्फेक्शन बताया गया, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। 3 बत्ती चौराहे पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले समाज के दुश्मनों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान इन समाज के दुश्मनों से शपथ दिलाई गई कि वे लॉकडाउन के दौरान बगैर जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद आम जन लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अगर लापरवाही का दौर इसी प्रकार जारी रहा तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बेवजह हम सड़क पर नहीं घूमेंगे, हम समाज के दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कोविड-19 की चेन जल्द से जल्द टूटे और सभी लोग सुरक्षित रहें। पुनः कसम खाते हैं कि बिना मास्क के, बिना काम के बाजार में नहीं घूमेंगे। धन्यवाद। बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। उज्जैन में भी लगातार मरीजों का बढ़ना प्रशासन के लिए चिंता बन गया है। इसी के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो 899 का इंजेक्शन लगभग 10,000 से ज्यादा कीमत में कई लोगों द्वारा बेचने की सूचना भी सामने आई थी, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने 4 अस्पतालों पर एक नोडल अधिकारी बना दिया है, जो पात्र लोगों को ही इंजेक्शन लगवाने की अनुमति दे रहे हैं। इधर ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने चर्चा में बताया कि उज्जैन जिले में लगभग 400 से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत है, लेकिन शासन द्वारा 200 इंजेक्शन से ज्यादा नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे द्वारा पात्र मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध करने के बाद आपूर्ति का कार्य लगातार किया जा रहा है। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर ये बनाई है कि जितनी भी उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने 3-3, 4-4 अस्पतालों के ऊपर एक इंस्पेक्टर लगाया है और हम अस्पतालों से सूची ले रहे हैं कि किनको किनको आज डोज लगाई जानी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उतनी मात्रा में उनको डोज जो है पहुंचा दी जाए, लेकिन हम लोग चेक भी करेंगे कि जो डोज लगाई जा रही है वो केवल पात्र व्यक्तियों को ही लगाई जा रही है, कोई अपात्र व्यक्ति को तो नहीं लगाई जा रही है। क्योंकि बीच में सूचना आई थी कई सारे ऐसे लोगों को डोज जो है प्रेस्क्राइब करी जा रही है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग उस मामले में भी सख्त हैं और किसी भी तरीके की कालाबाजारी नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके की ओवर प्राइसिंग नहीं होने देंगे। अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, बीच में जो हमारा सिस्टम है उसको अगर पंक्चर करने की कोशिश करता है या फिर कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो बहुत कड़ी धाराओं में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। हमारी तरफ से पूरी फुलप्रूफ व्यवस्था बनाई गई। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, पात्र मरीज को हॉस्पिटल के माध्यम से जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो पहुंचा दिया जाए।
कोरोना संकट से बचाने के लिए कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में 11 दिवसीय महायज्ञ किया जा रहा है। महाकाल प्रबंधन समिति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महाकाल के पुजारी ने बताया कि 75 पंडितों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। पूरे विश्व में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट तो खड़ा हो ही गया है, साथ ही साथ लाखों लोगों की जान जा रही है, जिससे बचाने के लिए बाबा महाकाल के मंदिर में यज्ञ किया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में कोई भी विपत्ति आती है पूरे विश्व में तो भगवान महाकालेश्वर को हम लोग मनाते हैं। विश्वव्यापी कोरोना समाप्त हो उसी तारतम्य में आज सोम प्रदोष है, ये सोमवारी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में लाखों पब्लिक गांव की आती है। महाकालेश्वर के दरबार में बाहर की पब्लिक नहीं है। उसी की तरफ से हम भगवान महाकालेश्वर भक्तों की तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं। यह 10 दिवसीय पूजन पाठ चल रहा है। इससे भगवान महाकालेश्वर प्रसन्न होंगे। सबको कष्टों का सब भक्तों का कल्याण होगा, सब दुखों का कल्याण होगा, सब दुख दूर होंगे भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से। जय महाकाल, जय महाकाल। देश भर में कल से चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू होगा। ऐसे में उज्जैन के प्राचीन हरसिद्धि मंदिर पर नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। हालांकि उज्जैन में लॉकडाउन जारी है, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगाई है। उज्जैन में गुड़ी पड़वा पर कल 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि पर्व की शुरुआत होगी। धार्मिक नगरी उज्जैन में गुप्त नवरात्र पर्व का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि माता मंदिर में विशेष आराधना की जाती है। मंदिर के पंडित पुजारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में मां हरसिद्धि का अभिषेक किया जाएगा। माता की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होगा, जिसके बाद विधि विधान से पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रभाव के कारण उज्जैन में लॉकडाउन जारी है, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगाई है। 19 अप्रैल के बाद ही लॉकडाउन खत्म होने के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। आज नवरात्रि का जो प्रथम दिवस है, आरंभ हो रही नवरात्रि, भगवती की शक्ति आराधना का पर्व, और जो परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष जो यहाँ पर आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो परंपरागत रूप से होंगे। नित्य प्रातः जो भगवती का जो अभिषेक पूजन होता है, सुबह प्रातःकाल अभिषेक पूजन होगा। इसके बाद में श्रृंगार करके माता जी का बाकी पट दर्शन जो है वो मीडिया के माध्यम से होंगे। आम दर्शनार्थियों के लिए पट अभी बंद है और दर्शन जो है वो अभी नहीं हो पाएंगे। अभी जो कोरोना नामक महामारी का जो प्रकोप है, इस प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका दर्शनार्थियों से हमारा अनुरोध है कि उसका पालन करें। घर पर ही रह के भगवती के जो पाठ है, अनुष्ठान है, अपने घर पर बैठकर करें। 9 दिनी आराधना अपने घर पर करें। कन्या पूजन जो है वो कन्या पूजन प्रतीकात्मक रूप से इस बार करें, और अनुष्ठान जो है वो अपने घर के अंदर करें। उससे क्या है कि आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा और आस पड़ोस में भी सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो कोविड-19 का ध्यान रखें हर व्यक्ति, और मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन की ओर से अभी 19 तारीख तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि मंदिर में नहीं आए, वो प्रतिबंधित भी कर रखा है। पुजारी परिवार द्वारा यहाँ पे पूजा की जाएगी। लॉकडाउन के पूर्व हमने तैयारी कर ली थी मानसिक रूप से पूरी, कि कैसे लोगों को सिंगल दर्शन कराना, सैनिटाइज की व्यवस्था करना, मास्क वितरित करना। परंतु अब लॉकडाउन 19 तक का लग गया है। इसी दशा में अब दर्शनार्थियों से निवेदन है कि अपने घर से दर्शन करें। उज्जैन में भले ही लॉकडाउन जारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रतिबंध के बावजूद भी आज रामघाट पर श्रद्धालुओं ने भूतड़ी अमावस्या पर स्नान किया है। साथ ही रामघाट के मंदिरों में दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया है। रामघाट पर सुरक्षा को लेकर तैराक दल और पुलिस के जवान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी श्रद्धालुओं को आस्था पर ही विश्वास है। ये आस्था सोमवार को भूतड़ी अमावस्या पर देखने को मिली। सुबह जल्दी कई श्रद्धालु उज्जैन के रामघाट पर पहुंच गए। श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ मां शिप्रा नदी में स्नान किया और डुबकी लगाई, जिसके बाद रामघाट पर बने मंदिरों में दर्शन कर पूजन किया और पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ कमाया। पुजारियों ने बताया कि भूतड़ी अमावस्या पर मां शिप्रा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से उज्जैन आते हैं।
लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं को स्नान करने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। उज्जैन शहर में लॉकडाउन भी जारी है। हालांकि कुछ श्रद्धालु सुबह जल्दी रामघाट पहुंच गए थे। प्रशासन की ज्यादा सख्ती नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं ने मां शिप्रा नदी में स्नान किया है। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, ये भूतड़ी अमावस्या का पर्व कहलाती है। सोमवार के दिन आने से ये सोमिति अमावस्या का भी पर्व बना रही है। आज जो है कोरोना नामक महामारी के कारण जो है पूरे विश्व में बहुत काफ़ी कष्ट उत्पन्न है। उसके अंतर्गत हर तीर्थ पर, हर मंदिरों पर धर्म श्रद्धालुओं को प्रवेश वर्जित करा गया है और तीर्थ पे जो है आज के दिन अति संख्या में श्रद्धालु जन धर्म की आस्था की डुबकी लगाते हैं। वो सब व्यवस्था यहाँ पे आज नज़र नहीं आ रही है। ऐसी मान्यता है कि आज की जो अमावस्या है, भूतड़ी अमावस्या, शरीर में कई प्रकार के भूत प्रेत विकार कष्ट उत्पन्न होते हैं, तो उसके निवारण के लिए विशेष अमावस्या आज मानी गई है। आज के दिन तंत्र साधना से संबंधित अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की अगर आराधना करी जाए तो कई सिद्धियों की प्राप्ति होती है और आज ही से जो है नवरात्रि के योग को भी प्रबल तथा पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। रामघाट तीर्थ पे दूर दूर से श्रद्धालु जन आज के दिन आते हैं और धर्म की आस्था की डुबकी लगाते हैं। 5 अमावस्या का 5 स्नान होता है। आज की अमावस्या के निमित्त वो स्नान धर्म श्रद्धालु जन अपने घर पर, खेत में, गांव में, जहाँ पे भी उनको सरोवर, तालाब या कुआं जहाँ भी मिल रहा है वहाँ अपने धर्म की आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम भी भगवान तीर्थ पर भगवान महाकाल, शिप्रा माता और यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा आने वाला पर्व, आने वाला जो त्यौहार जो है आनंदित हर्षोल्लास से बने और ये जो कोरोना नामक महामारी है ये दूर हो और यहाँ पे जो धर्म की आस्था की और हमारी संस्कृति का जो आनंद हो रहा है वो निरंतर रूप से ऐसा वापस बने जिसका आनंद हम दृश्य रूप में अनुभूति का आनंद लेते रहें। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। बड़नागर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। जिन जिम्मेदारों को इसके पालन का दायित्व सौंपा गया था वे खुद ही इसका पालन नहीं कर रहे तो जनता से कैसे इसका पालन करवाएंगे। अभय न्यूज ने पहले भी रंग पंचमी पर सैकड़ों लोगों के झुंड पर संज्ञान लेते हुए खबर दिखाई थी। तब से अब तक लोगों की मानसिकता में कोई कमी नहीं आई है। वे आज भी इस भयानक परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन कितना जरूरी है यह तो वो ही बता सकता है जिसने इस वायरस की वजह से किसी अपने को खोया हो। पर जब जिम्मेदार इंस्पेक्टर सुरेंद्र गरवाल ही थाने में भी मास्क नहीं पहन रहे तो वे आम जनता से क्या उम्मीद रखें। प्रशासन को चाहिए कि अपने लापरवाह इंस्पेक्टर सुरेंद्र गरवाल पर पहले कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघन की कार्यवाही करे जिससे जनता में संदेश जाए और बड़नागर में भी इसे लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जा सके। उज्जैन फ्रीगंज स्थित माधव नगर हॉस्पिटल के सामने एपीएम चैम्बर के समीप रेस्टोरेंट पर काम करने वाले लोकेश परिहार पर गोली चलाने वाले 2 नाबालिग हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सोशल मीडिया गैंग से भी जुड़े होना बताए जा रहे हैं। लोकेश की 2 साल पहले दोनों नाबालिगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से रंजिश चली आ रही थी। दोनों नाबालिगों ने उस समय हमला किया जब शुक्रवार शाम को लॉकडाउन लगा ही था। दोनों ने दुकान से उसका पीछा किया और आवाज देकर रोका। इतने में बाइक पर पीछे बैठे साथी ने गोली चला दी थी। पुलिस ने बताया कि घायल लोकेश के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन हमलावर पहली बार अपराध में पकड़ाए हैं, जिनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। घटना में जुड़े मददगार को भी पकड़ा जाएगा। एसपी ने बताया कि उज्जैन में अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनको रोकने के लिए उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। थाना माधवनगर क्षेत्र के अंतर्गत जो एक गोली चलने की घटना हुई थी उसमें माधवनगर पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं उनको चिन्हित किया था और चिन्हित करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसमें जो 2 आरोपी हैं वो दोनों नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। या कोई प्रीवियस पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पीड़ित है उससे कोई विवाद था। उसका कहना था कि ये बार बार उसको पैसा मांगता था और उसी कारण से एक इसमें तात्कालिक रूप से इनमें कोई विवाद हुआ और ये घटना हुई है। जो सभी आरोपियों को इसमें जो गिरफ्तार किया गया है और संबंधित जो जे कोर्ट है उन्होंने पेश किया। उज्जैन रोड पर इटावा में आरके होटल के सामने गली में रहने वाले पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की। दरअसल उज्जैन रोड पर इटावा में आरके होटल के सामने रहने वाले अजय चौहान ने अपनी पत्नी मनीषा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी पति हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सीएसपी विवेक सिंह चौहान, तहसीलदार पूनम तोमर और एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला मौके पर पहुंचे। पुलिस को हत्या में प्रयुक्त हथियार पत्नी के शव के पास मिला है। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही दोनों का विवाह हुआ था और इटावा में किराए के मकान में रहते थे। आसपास के लोगों का कहना है कि आए दिन दोनों में विवाद होता था। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। इटावा चौकी क्षेत्र में एक घटनाक्रम की रिपोर्ट हुई है, जिसमें आरोपी अजय द्वारा अपनी पत्नी मनीषा की गला रेत की हत्या कर देने की सूचना मिली है, जिस पर पुलिस के द्वारा मौके पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो है मृतका को पीएम करने के लिए भेजा है। तो 302 IPC में अपराध दर्ज कर इसमें योजना की जा रही है। इंसान की अंतिम यात्रा जिस जगह पर पहुंचकर समाप्त होती है उसे कहते हैं मुक्ति धाम। पर उस स्थान पर भी अपने परिजन के गम में रोते दुखी लोगों से लूट का यह एक ऐसा मामला है जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। जहां कंडे पर तय मूल्य से ज्यादा राशि मृतक के परिजनों से वसूली जा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि नगर निगम के दारोगा ही अपने विभाग के प्रभारी नोडल अधिकारी पर ही कंडे 1 रुपए से अधिक लेकर बेचने का आरोप लगा रहे हैं। इधर नगर निगम के जिम्मेदार लोग इसकी जांच करने के बाद कार्यवाही की बात कह रहे हैं। बता दें कि मुक्ति धाम में कंडे और लकड़ी की व्यवस्था का टेंडर नवरंग जिला देवास समिति को दिया गया है। टेंडर के अनुबंध के अनुसार एक कंडे का मूल्य 9 रुपए तय किया गया है, जिसका भार 2 किलो और लकड़ी 500 रुपए प्रति क्विंटल स्वीकृत की गई थी। लेकिन टेंडर होने के बाद भी कंडे के रेट 10 रुपए नग लिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर निगम के दारोगा संतोष टांग सीधे नगर निगम के प्रभारी नोडल अधिकारी शरीफ खान पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कंडे का वजन भी 1 किलो से कम बताया जा रहा है, जिसकी रसीद गोवर्धन मालवीय द्वारा काटी जाती है। इधर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कंडे और लकड़ी के रेट मुक्तिधाम पर अंकित करने की बात कर रहे हैं। नहीं, शिकायत तो नहीं है उसमें, थोड़ा छोटा पतला मोटा चलता है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा टूट फूट भी होती है। अपन पहले नगर निगम में 10 रुपये प्रति कंडा दे रहे थे, पर अभी समिति नवरंग समिति का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उन्होंने 5 तारीख को अपन ने ऑर्डर दिया है, तो उनको अभी कार्य अभी चालू किया है उन्होंने परसों से। तो 9 रुपये कर दिया है समिति के आदेश अनुसार, एग्रीमेंट आदेश अनुसार। अच्छा भाई भैया बताइए, पब्लिक भी वो बता रही है कि 10 रुपये लेते थे, क्या है इसमें? पब्लिक को अपन 10 रुपये में ही देते थे कंडा। हाँ। तो उसमें अभी जो समिति का जब निर्णय हुआ है, समिति ने अभी कार्य आरंभ किया है परसों 9 तारीख से अपन ने दिया है उनको 5 का ऑर्डर दिया था, 9 से उन्होंने कार्य चालू करा था। अपन 9 रुपये प्रति कंडा दे रहे हैं अपन। इसके पहले 9 रुपये था, तो 10 रुपये में कैसे जा रहा था आप पब्लिक का? क्या नहीं, 10 रुपये में इसलिए जा रहा था कि इसके पहले वाली जो समिति थी उसको 10 रुपये में अपन ने दिया था। अच्छा। इसके पहले वरिष्ठ नागरिक कर रही थी, जैसा समिति का निर्णय होता है, वो एग्रीमेंट होता है, उस हिसाब से कार्य किया जाता है। अभी इनका 9 रुपये हुआ नवरंग समिति का, तो हम 9 रुपये में चालू कर दिया अपन। जो है मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं जो संस्था चलाता हूँ ये सब वाल्मीकि समाज के लिए, उत्थान के लिए ही चलती है। मेरे को कुछ ज्ञान सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा था। और कल मैंने एक आदेश भी देखा था डीसी मैडम का, जो कि यहाँ की जगह कुछ अनियमितताएँ चल रही हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने देखा, उनसे समिति वालों से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा हमने 9 रुपये में ही गंडा देते हैं हम, बाकी जो सफीद खान है वो 10 रुपये में गंडा उसको अप्लाई कर रहे हैं। 10 रुपये में क्यों दिया जा रहा है? अब ये उनसे हमने चर्चा के लिए बुलाया था, बाकी वो असमर्थ थे आने में। जो पूर्व में जो टेंडर हुए थे, जैसा कि टेंडर होने के बाद जो दरें प्राप्त होती है उस दर से जो है कंडे दिए जाना रहता है। अब जो नए टेंडर हुए हैं, जो नई जो फर्म है शमशान में,
इसमें अगर ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि अगर वो 9 रुपये का है या 10 रुपये का है और वो 1 रुपये बढ़ा करके दे रहा है, तो इस चीज़ को वरिष्ठ हमारे अधिकारियों के बीच में रखेंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जो है अभी वरिष्ठों से संज्ञान में लाकर इसकी जाँच भी करा लेंगे। बड़नगर के इंगोरिया में एक महिला के पॉजिटिव आने पर महिला और उसके परिजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। महिला किरण पति सुनील जो कि शासकीय अस्पताल इंगोरिया में गई थी, वहां महिला का सैंपल लिया गया। दूसरे दिन जांच में पॉजिटिव पाई गई। गंभीर बात यह है कि महिला गर्भवती है। इसकी जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार जीवनलाल मोगी और पुलिस प्रशासन ने महिला को घर पर होम क्वारंटाइन कर दिया। इस साल में पहली बार इंगोरिया में कोरोना मरीज सामने आया है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंगोरिया क्षेत्र में अभी पूरा वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। आज भी जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज भी पूरे क्षेत्र में वैक्सीनेशन हुआ है और साथ ही आज यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिनका हमने खुद ने भ्रमण करके और जो भी उसके लिए हमारे साथी अधिकारी लोग थे सबने घूम करके उनको होम क्वारंटीन भी किया है और जो एसिम्टोमेटिक केस थे उनको जो भी निर्देश शासन से प्राप्त है उसके अनुसार उनको आइसोलेट कर दिया है और उनको जो भी आवश्यक निर्देश हमने दिए हैं। और जो इंगोरिया में भी जो पॉजिटिव महिला आई उनके यहाँ पर भी जाकर के हमने उसको पूरा कंट्रोलमेंट बना के और उनको आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे बता सकते हैं और हमारे डॉक्टर साहब को भी बता सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 16 से 19 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली LLB और LLM की परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ओपन परीक्षा प्रणाली से ली जाने वाली इस ऑनलाइन एग्जाम में परीक्षार्थी आंसर शीट के लिए सादे कागज का उपयोग कर सकते हैं, जिस पर परीक्षार्थी स्वयं की डिटेल लिखने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपलोड कर सकेंगे। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पूरा बाजार बंद है, जिस वजह से स्टेशनरी पर उपलब्ध आंसर शीट के लिए विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन अब विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये जो परीक्षाएं इस समय ओपन बुक सिस्टम से हो रही हैं और विद्यार्थियों को लोग कहीं भी किसी चीज़ के लिए जैसे क्वेश्चन पेपर तो अपलोड किए जाएंगे, लेकिन जो अपना आंसर शीट है ये स्वयं अपने रजिस्टर से अपने पास उपलब्ध जो उनके पास पेपर है उसी पे अपना नाम, एड्रेस और सारी परीक्षा का पूरा डिटेल, रोल नंबर ये सारी लिख करके दे देंगे। वो भी विश्वविद्यालय एक्सेप्ट करेगा। जहाँ है वो यदि वहाँ पे उनको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है डाउनलोड करके वो उस पर कर सकते हैं। और वैसे अभी परीक्षा के बारे में बड़ी डिटेल हमारे माननीय मंत्री जी अभी बैठक ले रहे हैं, सारे कुल सचिवों की बैठक भी ले रहे हैं, वो लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय भी यदि कोई ऐसी दिक्कत है तो हमारा फ़ोन अवेलेबल है, रजिस्ट्रार का फ़ोन अवेलेबल है। यदि जरा कहीं भी शिकायत है तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोरोना से संदिग्ध मरीजों की मौतों का आलम अब भी जारी है। हर रोज ऐसे दर्जन भर से अधिक मरीजों की जान जा रही है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है। उज्जैन में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के विरोध के चलते 15 अप्रैल को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक सिंहस्थ मेला कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें लॉकडाउन को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद शहर में आमजन की भीड़ रही। लोग प्रतिबंध के बावजूद घर में रहने को राजी नहीं है। कोरोना से बड़ी मौतों के चलते चक्रतीर्थ पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतार लग रही है। तो आपने देखी आज की प्रमुख सुर्खियां। तो दर्शकों, कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, बेफिजूल घर से बाहर ना निकलें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।